प्राचीन भारतवर्ष में जो शिक्षा प्रणाली थी वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, ना ही उसका तब तक व्यवसायीकरण ही हुआ था और ना ही वह शिक्षा प्रणाली रोजगार के साधनों तक सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे करके समय बदला और गुरुकुल प्रणाली हमारे देश से विलुप्त होती गई। बावजूद इसके बहुत सारे गुरुकुल इस देश में हैं जो इस भारतीय परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सहज अमर उजाला से और इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां कपीश्वर वैदिक गुरुकुल है और मैं उस गुरुकुल के प्रांगण में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये कपीश्वर देवालय दिख रहा होगा आपको, और ये इस तरफ गौशाला बनी हुई है और उसके ठीक बगल में ये जो यज्ञशाला है। कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति, सभ्यता और वैदिक परंपराएं जो हमारी हैं उनका पूरा अनुपालन किया जाता है और विद्यार्थियों को यहाँ पर वैदिक शिक्षा भी दी जाती है। न सिर्फ वैदिक शिक्षा दी जाती है बल्कि उन बच्चों को आधुनिकता के साथ में कदम ताल मिलाने की शिक्षा भी दी जा रही है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस हैं, यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस हैं, यहाँ पर सारे विषयों की पढ़ाई होती है कक्षा 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक। इस गुरुकुल के जो प्रमुख हैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस गुरुकुल के बारे में। आखिर इस गुरुकुल की खासियत क्या है, कैसे इसकी नींव पड़ी, कैसे बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस कपीश्वर वैदिक गुरुकुल की हम बात कर रहे थे उसकी नींव कैसे पड़ी, उसके लिए विचार कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कपीश्वर वैदिक गुरुकुल के जो प्रमुख हैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी। आपका स्वागत है सर इस अमर उजाला के साथ खास बातचीत में। कैसे इसकी नींव पड़ी? देखिए, ये तो सब श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है और कह सकते हैं लेटे हुए हनुमान जी महाराज की आज कृपा के कारण ही ये हुआ है। शुरू से ही मेरे मन में ये था कि सनातन के संवर्धन के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि जिससे जो हमारी संस्कार, जो मूल संस्कृतियाँ समाप्त हो रही हैं उस पर विशेष बल मिले। लेकिन आजकल के जो राजनीतिक दौर हैं उसमें धर्म को भी एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में बना दिया है, जिस कारण जो धर्म की पवित्रता है, जो धर्म के मूल सिद्धांत हैं, उससे लोग भटक गए हैं। तो यही कारण था जब प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में मैं श्री हनुमान जी की सेवा करता हूँ, वहाँ का मुख्य सेवादास हूँ, तो वहाँ पे बच्चे आते हैं। वहाँ पे एक पाठशाला चलती है, हनुमंत पाठशाला, जहाँ पे हम बच्चों को संस्कार की शिक्षा देते हैं। लगभग 170 बच्चे वहाँ पर हैं और उसी के माध्यम से ये मन में हुआ कि क्यों ना एक ऐसा गुरुकुल खोला जाए जो इन संस्कारों को सदैव के लिए बच्चों के अंदर बिल्कुल स्थापित कर दे। तो फिर मंदिर के पास ही ये स्थान प्राप्त हो गया। बिल्कुल माँ गोमती नदी के तट पे ये स्थान है, दिव्य स्थान है और यहीं पे इस गुरुकुल की स्थापना हुई 2 वर्ष पूर्व। और फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने। एक क्या बल्कि हम 2 चैलेंजेस कह सकते हैं जो थे मेरे सामने। एक चैलेंज तो था कि इसमें मान्यता कैसे ली जाए, क्योंकि देखिए जो पुराने वैदिक गुरुकुल हैं उसमें केवल शास्त्र और वेद की शिक्षा दी जाती है, जिस कारण बच्चे वैदिक तो हो जाते हैं, परंतु आज के आधुनिक जगत में उनको यदि आगे चल के अपने भविष्य चुनने में किसी प्रकार के अन्य स्ट्रीम्स जैसे साइंस लेनी है तो उसमें उनके लिए समस्या आ जाती है। जबकि सरकार द्वारा सारे प्रावधान है, सभी प्रकार की शिक्षाओं का प्रावधान है, परंतु प्राचीन गुरुकुल परंपरा में केवल वेद अध्ययन होता था। तो फिर मैंने देखा तो वहाँ भारत सरकार की केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, और उसी पाठ्यक्रम को लेके हम लोग ने वहाँ से मान्यता प्राप्त की, जो यहाँ कक्षा संचालित हैं। किस वर्ष से शुरू हुई है? ये दूसरा बैच चल रहा है बच्चों का। पहले कितने बच्चे होंगे? अब इस समय करीबन 125 बच्चे हैं हमारे पास और लगातार मैंने एक्चुअली में टारगेटेड एडमिशन्स लिए हैं। मेरा ये नहीं है कि हम गुरुकुल में 300, 400, 500 बच्चे करना चाहते हैं। मेरा ये है कि जो भी बच्चा आए उसके ऊपर पूर्ण ध्यान के साथ, उसके ऊपर एकाग्रता के साथ काम किया जाए, ताकि एक तरीके से कह दीजिए कि वो हमारे लैब में एक टेस्ट की तरह है, कि लैब में टेस्ट के समान है कि जब ये बड़े होकर निकले तो कम से कम समाज के किसी काम आ सकें।
तो सबसे आवश्यक तो यही चुनौती थी जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करने पे हमारी दूर हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो वेद अध्ययन की थी। तो वेद अध्ययन में कहीं ना कहीं अभी भी एक पुरानी मानसिकता लोगों को परेशान कर रही है कि केवल ब्राह्मण वर्ण के लोग ही वेद अध्ययन कर सकते हैं। तो इस संबंध में मैंने जो भी शिक्षक रखे उन्होंने कई शिक्षकों ने कह दिया कि यहाँ पे सभी चतुर्वर्णीय बालक आते हैं, तो इसलिए मैं केवल ब्राह्मण बच्चों को ही शिक्षा दूंगा। तो चूँकि मेरा संकल्प था कि वेद या शिक्षा किसी एक वर्ण की नहीं हो सकती, ये तो सभी वर्णों के लिए सुलभ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित है। यदि कर्म से किसी के अंदर वो ज्ञान आ जाता है तो वो ज्ञानी हो सकता है, पांडित्य के रूप में पंडित कहलाया जा सकता है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि थे। आजकल जिस तरीके से नंबर गेम चल रहा है जी, बच्चे 98% मार्क्स पाकर भी संतुष्टि उनको नहीं हो रही है, तो ऐसे समय में जबकि बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सब जगह नंबर वार चल रहा है, तो आप उस प्रतियोगिता में कैसे अपने विद्यार्थियों को निपुण बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने मेरा नाम लिया, आप मेरे साथ करीबन 1 घंटे से हैं, लेकिन क्या एक बार भी आपने पूछा कि मेरे हाई स्कूल में कितने नंबर आए थे, या इंटरमीडिएट में कितने नंबर आए थे, या ग्रेजुएशन में मेरी क्या स्ट्रीम थी, या मेरा डॉक्टरेट किस विषय से है? शायद नहीं। तो व्यक्ति की योग्यता ही उसका प्रमाण पत्र होता है, और ये बात जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक इस शिक्षा का बदलाव नहीं हो सकता। और इस बात को समझने के लिए ही गुरुकुल की परंपराएं आवश्यक हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। दबाव है गुरु शिष्य परंपरा का, सम्मान का दबाव है, दबाव है गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन का दबाव है, दबाव है इस पूरे अनुकूल वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और शिक्षा उपयोगी बनाने का दबाव है। इस दबाव में जो रहता है वो ही वास्तव में एक उत्कृष्ट मानव बन पाता है। और दूसरी बात मैं जो सबसे विशेष बताना चाहता हूँ, जो आजकल की सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है और आने वाले 10 सालों में इस दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी साबित होने वाली है, वो है मेंटल डिप्रेशन, जो आज भी देख रहे हैं। और इस मेंटल डिप्रेशन के केवल बड़े बुजुर्ग ही नहीं शिकार हैं, मैक्सिमम नंबर, यानी अगर परसेंटेज में देखें तो मोर देन 50% यूथ इससे ज़्यादा प्रभावित है मेंटल डिप्रेशन से। गुरुकुल कहाँ तक कारगर है अवसाद को दूर करने में? गुरुकुल ही कारगर है अवसाद को दूर करने से, क्योंकि आजकल की सुविधा भोगी परंपराएं व्यक्ति को सुविधा प्राप्त करने का यही एक मार्ग और जरिया दिखाती हैं, जबकि गुरुकुल में केवल उतनी सुविधा रहती है जिससे व्यक्ति एक अच्छा, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी सके, इससे अधिक नहीं। जैसे यहाँ पे जो आपको वेंटिलेटेड रूम्स होते हैं, कूलर होते हैं, एसी नहीं होता है। भोजन आपको सात्विक मिलेगा, बिना प्याज लहसुन का, दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जी, ये सब मिलेगी। भोजन नाश्ता भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पास नियम संयम होगा, 1 दिन उपवास करना होगा सप्ताह में या 15 दिन में एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, जिससे व्यक्ति के अंदर धीरज भी आएगी, धीरता भी आएगी और अन्न के मान का भी समझ में आएगा। तो ये सब परंपराएं अब तो समाप्त हो चुकी हैं। अब कल्चर क्या है? कल्चर है वेज मोमोज़ का, कल्चर है बर्गर का, पिज़्ज़ा का। और जब इस तरीके के पुराने पके हुए सामान बच्चे खाएंगे तो वो पूरी तरीके से, आजकल देख सकते हैं ओबिसिटी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ओबिसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर डिप्रेशन। तो इस तरीके से आज के सुविधाभोगी समाज में जब तक बच्चों को हम सुविधाओं से दूर रखना नहीं सिखाएंगे, हम लोग ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है, सुविधा मिली, माता पिता ने दी, पर उतनी दी जितनी आवश्यक थी, ना कि उतनी जो वो कर्जा लेके करते हो। और आजकल के बच्चे कक्षा 12 के बाद गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं उनके रोजगार परक जीवन के लिए? हमने इस गुरुकुल में शास्त्री और आचार्य दोनों कोर्सेज के लिए आवेदन कर रखा है, जो संभवतः अगले वर्ष तक आ जाएगा। शास्त्री इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन होता है और आचार्य इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। जो बच्चा इसी विधा में आगे जाना चाहता है, जैसे संस्कृत से करना चाहता है या कर्मकांड से करना चाहता है या वेद से आगे बढ़ना चाहता है या कह लीजिए आप वो ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहता है, तो यहीं से कर सकता है। और यदि उसका उद्देश्य है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, वकील बनने का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने का,
तो क्योंकि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है, केंद्र सरकार का ये उपक्रम है, तो इसके पढ़ने के बाद वो किसी भी स्ट्रीम में रेगुलर ग्रेजुएशन कर सकता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को दे सकता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में अभी जो जागरूकता नहीं है उसका कारण ये है क्योंकि हम आज तक अपनी संस्कृति को बचा नहीं रहे हैं। केवल अंग्रेजी का वाह आडंबर उड़ा के बच्चों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि व्यक्ति और बच्चे सशक्त तब होंगे जब उनको अपनी संस्कृति की जो भाषाएं हैं उनका अध्ययन आता हो। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात कर ले, तो यदि सिविल सर्विसेज की बात करें तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज में जो यदि बच्चा कक्षा 1 से लेकर 12 तक गुरुकुल परंपरा में पढ़ा है, वो संस्कृत के साहित्य में भी निपुण होगा, व्याकरण में भी निपुण होगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन में यदि साहित्य और व्याकरण लेता है तो फिर उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सफलता मिलने की अन्य बोर्डों से अधिक चांसेस है। आप देख सकते हैं इस गुरुकुल में हर तरीके की शिक्षा बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ वेदों की शिक्षा के साथ में आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। मानचित्र होते हैं जिसमें देशों, राज्यों, नगरों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। वे राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। देखिए, विरोध तो हम तब माने जब हम उसको स्वीकार करें। मैं तो अपने लक्ष्य के प्रति सजग हूँ और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे किसी विरोध के प्रति कोई भी ना ही उसको इंगित करते हुए उसका प्रचार करना है और ना ही मैं किसी विरोध के प्रति बहुत सशक्त रूप से खड़ा होता हूँ। मेरा अपना काम है। श्री हनुमान जी के मार्ग में बहुत से विरोध आए, जैसे सुरसा आई, लंकनी आई और सिंगिका आई, लेकिन हनुमान जी अपना चलते चले गए। उन्होंने अपना लक्ष्य पूर्ण किया। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में प्रभु श्री राम का नाम था। तो हम भी सीताराम कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और निश्चित ही हमारे सीताराम प्रभु और हनुमान जी महाराज काज संवारते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है। इस कपीश्वर वैदिक गुरुकुल के बच्चों पर, हम पर, सब पर वो अपनी कृपा बरसाते हैं, तभी तो बच्चे एक संस्कार युक्त वातावरण में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी बच्चे कहाँ से हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीबन उत्तर प्रदेश के 34-35 जिलों के बच्चे हैं और उसके साथ साथ करीबन 5 राज्यों के, कुछ 2 बच्चे पंजाब के हैं, 2 बच्चे रीवा मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में मुंबई का है, दिल्ली के हैं, और इस तरीके से 5-6 राज्यों से बच्चे हैं और करीबन 35-40 जितने भी आसपास के ज़िले हैं। इसमें अगर दूरस्थ कहें तो गौतम बुद्ध नगर का एक बच्चा है और इधर पूर्वांचल के तो काफ़ी बच्चे हैं। तो सब प्रकार के बच्चे आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने जो प्रश्न किया था ब्राह्मण वाली बात, तो हमारे यहाँ यदि कोई आके देख ले तो सभी वर्णों में जिस वर्ण को सबसे छोटा माना जाता है उस वर्ण का बच्चा वेद अध्ययन में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, सबसे अच्छा कर्मकांड करने में सबसे आगे सशक्त है। तो इसका मतलब यदि हम मौका नहीं देते तो भगवान के प्रति हमारी गुनाह होता। आज मौका मिला तो वो एक ब्राह्मण के बालक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सशक्त लेके आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरा पुनः सभी से जो आपके माध्यम से इस मेरे इंटरव्यू को, इस कपीश्वर वैदिक गुरुकुल को देख रहे हैं, उससे अनुरोध है कि अपने धर्म को, सनातन को जातियों में और छोटे छोटे उसमें ना बांटें, क्योंकि सनातन सशक्त तभी रहेगा जब हम सब लोग एक होकर चलेंगे। बहुत अच्छी बात। कपीश्वर वैदिक गुरुकुल में आपने देखा किस तरीके से स्मार्ट क्लासेस और वैदिक शिक्षा दी जा रही थी, और ये जो आधुनिक शिक्षा से इन बच्चों को जोड़ा जा रहा है ताकि वे आज के समय के साथ कदम ताल कर सकें। और ये कंप्यूटर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे वैदिक कपीश्वर गुरुकुल के छात्र। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है? मेरा नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से हैं। किस कक्षा में पढ़ते हैं? प्राक शास्त्री 11th। अच्छा, तो क्या इस पे क्या पढ़ रहे हैं कंप्यूटर पर? हम इस समय इस पे राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम रायबरेली से हैं। मेरा नाम सौरभ ब्रह्मचारी है। अच्छा, किस कक्षा? मैं प्राक शास्त्री में पढ़ता हूँ। अच्छा, और आप किस कक्षा में हैं? जय सीताराम। मैं कक्षा प्राक शास्त्री में हूँ। मेरा नाम सचिन ब्रह्मचारी है। मैं सीतापुर से। सीतापुर से। और आप कहाँ से हैं? जय सीताराम। मेरा नाम उत्कर्ष ब्रह्मचारी है। मैं हरदोई जिले से हूँ। कहाँ से? हरदोई से। तो आपने देखा कि ये जो कपीश्वर गुरुकुल है वहाँ पर किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, और आधुनिक शिक्षा पर भी उतना ही जोर है जितना कि वैदिक और संस्कारवान शिक्षा पर। जो इसके प्रमुख हैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी, उनका लक्ष्य है कि इस तरीके के गुरुकुल पूरे देश में तकरीबन 100 हों, और इस प्रयास में वो लगे हैं। भले ही इसकी फ्रेंचाइजी देनी पड़े ताकि घर घर में संस्कारवान शिक्षा पहुँचे, उसके साथ में आधुनिक शिक्षा भी पहुँचे। अमर उजाला के लिए इस खास रिपोर्ट में मैं अभिषेक सहज। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।